अर्ली चाइल्डहुड किया। 46 ठीक है। नाउ 47 विलेज पंचायत ठीक। 39 यूज कर लूंगा। यू हैव टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सेकंड इंटरनेट फ्यूल। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक है? डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। एक सेकंड के लिए कर लो ठीक है। चलो सेकंड टॉपिक इज डीपीएसपी। व्हाट आर डीपीएसपीस? व्हाट आर डीपीएसपीस? हाँ जी सोशल एंड इकोनॉमी राइट्स। कंसेप्चुअल मिस्टेक मत करो, बता रहा हूं बहुत तगड़ी मार खा जाओगे। क्या होते हैं डीपीएसपीस? दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज आर गाइडलाइंस, दीज आर गाइडलाइंस है ना फॉर व्हाट? टू स्टेट टू मेक पॉलिसीज लॉज। दे आर सर्टेन प्रिंसिपल्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। There were certain limitations due to which they can't be made rights, so they will be categorized as principles. In future, if state have capacity, and if state have capacity, these can be made fundamental right. ये है ना? तो these are guiding light for the state to make policies. तो कहां से कहां तक है आर्टिकल्स क्या है? Article 36 to what is 36? Definition of state. What is difference between Article 12 and 36? क्या डिफरेंस है भाई? सेम है ना? क्या डिफरेंस बताओ? For the state to make policies. तो कहां से कहां तक आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल 36 टू what is 36? Definition of state. What is difference between Article 12 and 36? Economic rights. Conceptual mistake मत करो। हाँ जी सोशल इकोनॉमिक राइट्स स्टेट। क्या टॉपिक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। एक सेकंड क्लियर कर लो ठीक है। चलो सेकंड टॉपिक इज डीपीएसपी। व्हाट आर डीपीएसपीस? व्हाट आर डीपीएसपीस? हाँ जी सोशल एंड इकोनॉमी राइट्स। कंसेप्चुअल मिस्टेक मत करो, बता रहा हूं बहुत तगड़ी मार खा जाओगे। क्या होते हैं डीपीएसपीस? दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज आर गाइडलाइंस, दीज आर गाइडलाइंस है ना फॉर व्हाट? टू स्टेट टू मेक पॉलिसीज लॉज। They are certain principles at the time of making of constitution. There were certain limitations due to which they can't be made rights, so they will be categorized as principles. In future, if state have capacity, and if state have capacity, these can be made fundamental right. ये है ना? तो these are guiding light for the state to make policies. तो कहां से कहां तक है आर्टिकल्स क्या है? Article 36 to what is 36? Definition of state. What is difference between Article 12 and 36? क्या डिफरेंस है भाई? सेम है ना? क्या डिफरेंस बताओ? ठीक है मोर लेस सेम ही है। जुडिशरी का ऐसा है, अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करती है तो इट इज पार्ट ऑफ स्टेट, अगर जुडिशियल फंक्शन है तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट ठीक है। तो 36 37 38 टू 51 करो रिवाइज एक बार है हमारा प्लीज कई बार जल्दी जल्दी करेंगे बस। 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 हां 38 ये वाला वेलफेयर स्टेट है ठीक। 39 6 है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ठीक है। हाँ ठीक है ये भी है। 39 क्या है? रिलीगल एड। 40 विलेज पंचायत। 41 42 43 रिलेटेड टू लेबर्स वर्कर्स है ना। 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 अर्ली चाइल्डहुड किया। 46 ठीक है। नाउ 47 ठीक है। 48 हाँ एनवायरमेंट से रिलेटेड भी इसमें। 49 मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल से रिलेटेड है ना। 50 सेपरेशन ऑफ पावर। 51 इंटरनेशनल सब आता है तुम्हें तो ठीक है। तो इतने आर्टिकल्स हैं तो क्वेश्चन विल बी आइदर कंपैरिजन विद फंडामेंटल राइट्स है ना। क्वेश्चन विल बी आइदर कंपैरिजन विद फंडामेंटल राइट्स। एक डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वही से रिलेटेड है ना। दिस इज डिबेट ऑफ आर्टिकल 31 सी ना। 31 सी ना विद 31 सी प्रोटेक्ट 39 BMC ना and that is in conflict with article 19 and 21 14 19 20 ठीक है। so we have to maintain that harmonious construction
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी कि स्पेसिफिक इशू वाइज, है ना, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, देयर विल बी क्वेश्चन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, देयर कैन बी क्वेश्चन अदर इश्यूज, है ना, व्हिच आर रिलेटेड टू डिफरेंट डीपीएसपीस, फॉर एग्जांपल लाइक वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, वर्कर रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस वाला क्वेश्चन ना, कंपैरिजन डिफरेंस। सो आई एम ड्रॉपिंग अ फाइल, वही हमारा डिफरेंस फ्रेमवर्क याद है ना, in last class I have given you framework, it is class na, same रहेगा reference framework, ठीक है। so here भी reference framework, I am dropping a file of comparison between fundamental rights, DPSP and fundamental duties, तो उससे करेंगे। next issue wise specific, जो specific एक main issue मुझे लगता है जो क्वेश्चन है वो UCC है, ठीक है, या फिर interlinkage हो सकती है free legal aid से with ADRs, नाल सा सुना है, नाल सा क्वेश्चन आ रखा पहले भी, है ना, तो यहाँ पे लिंक interlinkage है DPSP, ठीक है। वो significance and challenges, how we can tackle significance and challenges, we know कि DPSP contains directive principles for state and state has that mandate कि वो किसी भी एरिया में पॉलिसी बना सकती है ना, तो हर एक एरिया के लिए मैंडेट है डीपीएसपी में ऑलमोस्ट देखोगे तो। सो यू कैन फॉलो हियर जीएस पेपर बेस्ड अप्रोच, जीएस पेपर बेस्ड अप्रोच फॉर सिग्निफिकेंस एंड चैलेंज, फॉर सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली, फॉर चैलेंजेस, फॉर चैलेंजेस, चैलेंजेस के लिए स्टेट रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, है ना, बेसिकली यू कैन फॉलो ए पैरेलल अप्रोच, है ना, पैरेलल अप्रोच। एंड फॉर सिविलिटी का इशू है लीगल में जाएंगे तो, है ना, इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक लिमिट्स है, फाइनेंशियल लिमिट्स है स्टेट की ना, पॉलिटिकल इशू है, स्टेट की अथॉरिटी का इशू है, डिवीजन ऑफ पार्टिकलिज्म का इशू है ना, यू कैन इंटरलिंक विद द पैरेलल अप्रोच। एंड फॉर सिग्निफिकेंस यू कैन गो विद द जीएस पेपर बेस्ड अप्रोच। There will be some societal benefits, societal significances. There will be some environmental and justice related significances. There will be some political या governance related. So you can go that GS paper approach. Economic है, उसमें जा सकते हैं, environmental है, agriculture भी जा सकते हैं इसमें तो, international भी जा सकते हैं, है ना। You have that link for all the heads. File देखो एक बार. Check your Telegram group. In last class, someone told sir कि you have not given framework. What is it? Sir asked ना in yesterday's class. Yes sir, given your template. Law versus rules वाले क्वेश्चन में. I was watching the video. ठीक है. मैं कितने बेकार बच्चे यार. एहसान फार्मर्स. चलो ठीक है. जोक्स अपार्ट. जिसको मिला है वो अपना यूटिलाइजेशन कर लेगा, जिसको नहीं मिला उसको चाहिए नहीं. ठीक है. देखो रीड करो उसको. बेसिक है, स्टैटिक है, जो पॉलिटी के जो डिफरेंसेस है वही वाले हैं. बट ये काम बताएंगे तुम्हारे. पता क्या है, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ना, यूपीएससी प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग. है ना, हाउ यू प्लान योर प्रिपरेशन ना, दैट मैटर्स. आइदर यू आर गोइंग आफ्टर क्राउड और आफ्टर मोब मेंटालिटी, है ना, जैसे लोग जा रहे हैं, एंड हाउ यू आर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड. इफ सबकी डिमांड और सप्लाई अलग अलग होती है. फॉर एग्जांपल फॉर मी, आई हैव सम ऑफ माय स्ट्रेंथ्स एंड सम ऑफ माय वीकनेसेस, सो आई शुड फोकस ऑन माय स्ट्रेटजी rather than following a fixed strategy. For example, if I have a background of medical science, मैं डॉक्टर हूं, I have good background या good knowledge in terms of science and technology, biology, environment, है ना, मेरा बैकग्राउंड रहा है. And I have a habit of that कि continuous sitting 10 to 12 hours, 15 hours बिना सोए भी काम चल जाता है, 2-3 दिन में चल जाता है काम. So I have that habit. That is my strength. I have some weaknesses कि I will take more time to understand conceptually and to arrange logically. तो मेरे को टाइम बैठना पड़ेगा उसके लिए. These are my strengths and I know my strengths and weaknesses. So according to that, I will plan my strategy. है ना? And you all people have different strengths and weaknesses. Rather than following uniform strategy, you should plan according to कि मेरे को क्या चीज कब सूट करती है. इसलिए prelims में I will focus more on science, tech, environment questions. और मैं हर बार सही करके आता हूँ क्योंकि I will be confident in that part. I am not comfortable in like history, art and culture क्योंकि मेरे को उतरना पड़ता है. तो मैं ज्यादा फोकस करूँ साइंस टेक एनवायरमेंट पे. तो मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट है. You can have, if you have background in geography, humanities, तो आपको स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो आप उसमें फोकस करिए. किसी का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो इकोनॉमिक फोकस कर सकता है, किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड है तो उस टेक्निकल साइंस टेक में फोकस कर सकता है ना. तो प्लान योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्लान नहीं करोगे ना तो यू विल रिग्रेट इट लेटर. जब बाद में समझ में आएगा कि दिक्कत कुछ और थी, सॉल्यूशन कुछ और मिल रहा है ना. चलो वो तो कहेगा ना. तो I have not file, just take a minute, read that. How many of you are able to synchronize your planning and implementation at this point of time? एक भी नहीं. Even not a single person. क्यों नहीं हुआ थी? What is reason behind that?
आज ही कर देंगे ना, ऐसा होता है ना कि 4 दिन में पॉलिटिक्स खत्म करनी तो करनी है, ऐसे होता है ना। तो कैसा होता भाई? अच्छा तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे हिसाब से होती नहीं है, तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे हिसाब से होती नहीं है, तुम्हारी कोर्सेज के हिसाब से होती है। बात ये इशू है ना। तो प्लानिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक है। यू शुड लीव योर पर्सनल स्पेस जिसमें तुम्हें खुद के काम भी करने, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद के काम के लिए स्पेस है, पढ़ने के बाद वो क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू आर रीडिंग 10 to 12 आवर्स, तो उस 10 to 12 आवर्स में ट्राई टू एनालाइज योर स्पीड कि इन 1 hour आई एम एबल टू रीड दिस अमाउंट, 10 पेजेस, 5 पेजेस, 15 पेजेस, है ना। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू रीड 10 पेजेस इन 1 hour, तो इफ यू आर रीडिंग 3 hours फॉर दैट सब्जेक्ट, उससे 2-4 पेज कम ही रखो। जो 3 घंटे 30 पेज पढ़ रहे हैं, 25 पेज पढ़ लो। अगर तुम 30 लेके 30 मिनट हो गया तो तुम 20 मिनट पढ़ पाओगे, नहीं पता, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के जाओ, आइडियल नहीं हो पाती ना प्लानिंग। एंड इफ ऐसा भी नहीं है कि प्लानिंग 100% इंप्लीमेंट हो, इफ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट 60-70% ना, तो काफी अच्छा है। 60-70% भाई। पहली क्लास में पहले स्लाइड हुई थी मेरी पॉलिटी की, मेन वही तो चीज है ना। अब सब टॉपिक से नोट्स बनाने भी नहीं होते, सबके नहीं बनाने होते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फंडामेंटल राइट में देखा, टीवाई की तो के नोट्स बनाओ, जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको सिर्फ ऐसे मेंशन कर लो नोट्स में ना, कीवर्ड्स की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। एक सवाल 2 सवाल आएंगे, एक 10 मार्कर, एक 15 मार्कर, ऐसा ही है ना। फंडामेंटल राइट से 2 सवाल आते हैं, एक आता है, एक 10 मार्कर आएगा, एक 15 मार्कर आएगा। तो 2 सवाल, और वो भी ब्रॉड आर्टिकल पे आएंगे, आर्टिकल 19 या 21 पे। तो इतने सवाल के लिए तुम्हें 100 टॉपिक या 70 टॉपिक करने जरूरी नहीं है। प्रिपेयर मेन आर्टिकल्स, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट टॉपिक, फॉर एग्जांपल एससी एसटी रिजर्वेशन की बात करें, ओबीसी रिजर्वेशन की बात, कोई भी रिजर्वेशन टॉपिक है, तो मैं उसके 3 कीवर्ड पॉजिटिव लिखूंगा, 3 कीवर्ड नेगेटिव लिखूंगा, 2 वैल्यू नेगेटिव लिखूंगा, खत्म, समझ गए बात। या फिर आई विल ट्राई टू राइट आइडियोलॉजी इन माय नोट्स, कि अगर क्वेश्चन आता है तो सोचना कैसे है। रिजर्वेशन पे अगर टॉपिक आता है तो एक थीम बनाऊंगा, उस थीम पे आइडियोलॉजी लिखूंगा कि मेरे को सोचना कैसे है, कि जो मेन सेक्स रिजर्वेशन मिल रहा है उसके लिए सिग्निफिकेंस क्या है, सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, जो पार्लियामेंट जो दिया उसके लिए सिग्निफिकेंस क्या है, जो इंप्लीमेंट करेगा उसके लिए सिग्निफिकेंस क्या है, एंड चैलेंजेस इन सेम वे। तो एक टॉपिक डाल के आइडियोलॉजी में साथ लिखिए, तो कोई भी टॉपिक आएगा सेम लाइन में पॉइंट आएंगे, है ना। तो अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड टू अवॉइड सो मच एफर्ट्स इन मेकिंग रिपीटेड पॉइंट्स, तो सेम रहेंगे। जो पॉइंट्स मैं एससी रिजर्वेशन या एसटी रिजर्वेशन लिखूंगा, जो पॉइंट्स मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में लिखूंगा, मोर और लेस एक दो जो फैक्चुअल डेटा या पॉइंट वो अलग होगा, बाकी पॉइंट सेम ही आएंगे। वॉइस ऑफ वॉइसलेस, अफर्मेटिव एक्शन सब सेम ही रहेगा ना। तो तुम उन्हीं को रिपीट करके नोट्स बना रहे हो, rather than कि रिपीट करने हो जाए, मेन फैक्चुअल डेटा लिखो जो यूनिक हो उसके लिए, एंड ट्राई टू जनरेट डायमेंशंस, आज कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, स्टेकहोल्डर बेस्ड, जो भी अप्रोच आपको सूट करती है उस टॉपिक में, ठीक है। किसकी बुक लगी भाई? नहीं बना तुम्हारा पॉलिटिक्स डिबेट, नहीं बना है पॉलिटिक्स डिबेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वन टाइप क्वेश्चन कैन बी कंपैरिजन विद फंडामेंटल राइट्स। Second type of question will be enforceability. Second type of question will be enforceability. Can fundamental duty be made enforceable? So you have to give arguments for enforceability and counter argument for enforceability. 2 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सीधा क्वेश्चन ऑन डीपीएसपी, यूजीसी में क्वेश्चन आया था, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग इट्स सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा बताओ, फिनिश करके बताओ कैसे फैक्टर्स, बताओ कैसे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। हाँ स्पेशल अप्रोच ले सकते हो, स्टेक होल्डर ले सकते हो। तो मींस यू आर अवेयर कि कौन सी अप्रोच है। वी कैन यूज स्पेशल अप्रोच, इधर भी पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, है ना। देयर कैन बी स्टेक होल्डर अप्रोच, है ना। इश्यूज रिलेटेड टू रिलीजियस ग्रुप, इश्यूज रिलेटेड टू स्टेट, इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी, है ना। और देयर कैन बी और कौन सी अप्रोच हो सकती है, इन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा ना, अच्छा अमेंडमेंट का जो स्टैटिक क्वेश्चन पता है क्या क्या है अमेंडमेंट वाले चैप्टर में? आर्टिकल 368, उसके बाद टाइप ऑफ मेजॉरिटीज, है ना, उसके बाद ठीक है। और देयर विल बी क्वेश्चन ऑन एनालाइजिंग द पावर ऑफ अमेंडेबिलिटी। क्वेश्चन विल बी ऑन इज वेदर देयर इज लिमिटेशन ऑन अमेंडेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट पावर और पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डेस्ट्रॉय बेसिक्स करोड। तो बेसिकली देयर विल बी एनालिसिस पार्ट, है ना। तो यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट विल बी द लिमिटेशंस ऑफ अमेंडिंग पावर, यू हैव टू गिव आर्गुमेंट्स फॉर दैट। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू आर वेल अवेयर क्या लिमिटेशन हो सकती है, क्या लिमिटेशन हो सकती है। देखो मैंने फंडामेंटल राइट में तो बताया कि रिस्ट्रिक्शन क्या कंटेंट रहेगा, कि देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन अमेंडमेंट आल्सो देयर विल बी लिमिटेशंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिमिटेशंस इन कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशियल रिव्यू, है ना, आर्टिकल 13, और प्रोसीजरल लिमिट्स है ना, प्रोसीजरल आर्टिकल 368 जो प्रोसीजर है इट इज आल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स, लाइक वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी, वी नीड ratification of states, है ना, and if procedure is not followed then it will be made invalid. These are procedural limits. Then there will be some limitations by judiciary, basis structure of right, है ना, there will be some judicial interpretations of evolution of amendment power. So you are well aware of कि सोचना कैसे है in amendment. So you should be aware about static part, basic articles क्या है, procedure क्या है, and then evolution of amendment power. Why evolution of amendment power का? Then
you have to focus on limitations of amendment power, and you have to connect this topic with the basic structure of crime. You have to connect this topic with basic structure of crime. तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम, जो डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर लिमिटेशंस में we can bifurcate into two heads, like there will be constitutional limitations और there can be judicial। एक तो ये तरीका है, प्लस यूपीएससी ने एक पीवाईक्यू पूछा है, there are procedural limitations and there are substantive limitations। सेम ही चीज है, ठीक है, सेम ही चीज है। सब्सटेंस की बात जुडिशरी कर रहा है, कुछ पॉइंट सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन प्रोसीजर के मोर पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अगर पॉइंट्स ये चेंज हो जाते तो यू हैव कंटेंट, यू हैव आइडियोलॉजी, सोचना कैसे। Read the question, take one. Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine procedural and substantive limitations on amending power. Simple question है, ठीक है। अभी का है 25 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम बेसिक स्ट्रक्चर से लिंक करके देखेंगे, वो भी सेम उसमें। देखो क्वेश्चन एक बार, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, जुडिशियल लिमिटेशंस, प्रोसीजरल लिमिटेशंस, substantive limitations। यही तो बताना इसमें कि नॉट एब्सोल्यूट पावर क्या लिमिटेशन है। फर्स्ट पार्ट विल बी टैकल्ड बाय दिस। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट। ठीक है। सेकंड पार्ट इज ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट, जिससे हम अलग से डील करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया अमेंडमेंट से कैसे क्वेश्चन आएगा। आगे डन, लास्ट अमेंडमेंट से क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। इसमें एक तो हम करेंगे बात कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, प्लस इसमें बात करेंगे हम कि अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के ना बहुत सारी कंट्रीज ने वो किया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो जिन कंट्रीज जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ना, इवन पाकिस्तान है अडॉप्टेड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। क्या है ना, वो एक दो कंट्रीज और है ना, तो उन्होंने भी किया है, तो वो दे सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कंक्लूजन में, है ना। और जो अमेंडिंग पावर वाले क्वेश्चन तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से इंक्लूड होंगे, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? नॉट अमेंडेबल। थोड़ा वर्ड में हैप्पीनेस नहीं आ रहा तो basically the core philosophy while forefathers were making constitution has to be preserved. The true nature of the constitution should be preserved. The basic structure, that is component of basic structure ना। basic structure का मतलब है कि the main ideology, the main foundation ideology when the constitution was founded to be maintained, the true nature of democracy should be maintained, ठीक है। तो then we have components in basic structure, and these are expanding by judicial interpretation either by Supreme Court or either by judicial review. We are expanding the origins of basic structure. The first important thing, what you have to prepare the concept of basic structure. You have to prepare the concept of basic structure. Then you have to focus on evolution of basic structure. Evolution of basic structure. In evolution you have to remember the names of Supreme Court judgments, है ना। सज्जन सिंह केस है, गोलकनाथ केस है, ठीक है। उसके बाद 24th constitutional amendment है, ऐसे वो केस पहले केस नंबर बता दे, ठीक है। देन केस नंबर भारती केस है, ठीक है। मिनरवा मिल्स केस है, ठीक है। वुमन राव केस है, ऐसा केस है। तो द इवोल्यूशन एंड द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैन बी ऑन कि सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम एंड न्यू एडिशन कैसे हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये केसेस इसमें तैयार करने हैं प्लस एलिमेंट्स। देन यू हैव टू प्रिपेयर द इंपैक्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम। इंपैक्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम, इंपैक्ट्स किस पे इंपैक्ट होंगे? क्या क्या स्टेकहोल्डर? अरे यार पहले तो मेन जुडिशियल पार्लियामेंट है ना, तो मेन जुडिशियल पे इंपैक्ट होगा, पार्लियामेंट पे इंपैक्ट होगा। किसके लिए इंटरप्रेट करें? फॉर सिटीजंस, उसके लिए इंपैक्ट होगा, या ओवरऑल सोसाइटी। एंड फॉर ऑल दिस वी आर मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो 3 4 हेड यू हैव टू प्रिपेयर। मैं देता हूं कीवर्ड्स क्या क्या हैं जिस पे इंपैक्ट होगा। You have to give impact on judiciary. You have to give impact on parliament. You have to give impact on citizens. Then democracy. Then international impact. ठीक है, and international impact. What is debate of basic structure of crime? What is debate of basic? What is basic structure of crime? What is नाम किसने दिया? जुडिशरी है ना, क्यों दिया?
जुडिशियल प्रिंसिपल्स है ना बेसिकली, जो जुडिशियल में सेट करे हैं। तो जब जब पार्लियामेंट की पावर बढ़ जाएगी, देन पार्लियामेंट तो जुडिशियल सुप्रीमेसी अप्रूव, इंडिपेंडेंस अप्रूव होगी, एब्सोल्यूट पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जुडिशरी। कीवर्ड लिख सकता हूं, आई विल गिव कीवर्ड जुडिशरी लिखो, अपहोल्डिंग जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी इज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो ना, जुडिशरी इज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट इज चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट विल द इंपैक्ट ऑन जुडिशरी? ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, टू whom people will be accountable, किसके पास जाएंगे भाई? ठीक है, राइट कीवर्ड्स, शुड आई गिव कीवर्ड्स और तुम कर लोगे ना? सब मेरे से ले लो, तुम भी कर लोगे भाई, लिखो तो जल्दी लिखो, आई विल नॉट राइट, आई विल डिक्टेट, जल्दी जल्दी। फर्स्ट लिखो जुडिशियल रिव्यू, देन गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इवोल्यूशनरी इंटरप्रिटेशन, then defining basic features. In parliament, देखो, avoidance of arbitrary power, limitation on arbitrary power, next देखो, parliament subordinate to constitution, constitutional supremacy, do constitution, constitutional supremacy. Next, check on majoritarianism, उसका सिटीजन लिखो, sealed against state tyranny, preservation of democratic identity, predictability of law, एक सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स लिख लो, वो तो है ही नहीं है, सेफगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी भी लिखो, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेसी एंड चेक्स, सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक्स एंड बैलेंसेस, इंस्टीट्यूशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इंटरनेशनल में लिखो इंटरनेशनल में, इमेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, देन perception of rule of law, comparison with other constitutions, how will you critic the basic structure of crime? तो क्रिटिक है, जुडिशरी इनोवेशन क्रिटिक है, बताओ भाई, इट इज नॉट डिफाइंड ना, लिखो कीवर्ड्स लिखो इसे, इनकम्प्लीट लिस्ट, क्रिटिक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम, ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूं कि ये फिक्स टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक है, आएगा तो डायरेक्ट आएगा। नोट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल डिस्क्रिशन, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, और कुछ क्या? हाँ लिख सकते हो। अच्छा, इसके लिए ना एक वो लिखो, एक जो स्टेटमेंट या कोट है, सीजे डीवाई चंद्रचूड़ का वो है स्टेटमेंट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम, इट इज स्टेटमेंट बाय सीजे डीवाई चंद्रचूड़, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम इज ए गाइडिंग नॉर्थ स्टार, गाइडिंग नॉर्थ स्टार, नॉर्थ भाई, नॉर्थ, which guides and gives a certain direction, to the interpreters and implementers of the constitution, when path ahead is convoluted, convoluted मतलब पता है डेटा बेटा, हाँ नोट क्लियर यार, ठीक है। तो ये इंट्रो लिख सकते हो तुम, इंट्रो रहेगा इसका, ठीक है। कंक्लूजन भी लिखोगे इसका, हैं? लिखो, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट ए बैरियर टू प्रोग्रेस, इट इज ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट ए बैरियर टू प्रोग्रेस, इट इज ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, between what India aspired to be in 1950, and what it must never stop striving to become. 1950 रख लिया, and what it must never stop striving to become.
and what it must never stop striving to become. कितनी लाइन में लिखा गया ये? 2 लाइन है ना? 3 लाइन और तो नहीं ऐड करना, चलो ठीक है. Read the question. Parliament's power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power. In light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. Direct question है ना? First part हमने discuss कर लिया, there will be procedural limits and there will be substantive limits. Either there will be constitutional limits or judicial limits. Second part is, can Parliament destroy basic structure? What should be the parts? Parts of question क्या रहेंगे? वो तो पहले part में लिखोगे ना? Second part में क्या रहेगा? 2 part क्या रहेंगे? इसने क्वेश्चन पूछा ना, as whether, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, no, it cannot destroy. मैं कंटेंट नहीं पूछ रहा, I am asking heading part, क्या part रहेगा? But take 30 seconds. What will be the parts of the question? What will be the parts? First part will be limitations है ना? Key limitations है, not absolute. Second part will be BSD can't be destroyed. Last one is, I'm not getting. Critic of BSD नहीं. कुछ और भी दे सकते हैं जो more relevant है. और we can give attempts to destroy ना. In past there were attempts, है ना? We can write failed attempts to destroy. या फिर attempts to destroy. फिर हो जाएगा. है ना? We have 24th constitutional amendment. We have 39th constitutional amendment. We have 42nd constitutional amendment. है ना? They all try to destroy basic structure, but they are failed attempts. ठीक है? Sequence उसके बाद पूछ देंगे ना क्या उठाना चाहिए हमें. वे फॉरवर्ड लिखेंगे इसमें. कंक्लूजन वे फॉरवर्ड लिखेंगे ना. चैलेंजेस तो अभी भी है ना. We have to maintain parliamentary sovereignty and judicial supremacy. We have to have a delicate balance. एक वो लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इंट्रो ये रेडीमेड इंट्रो ये. वो अमेंडमेंट में भी चलेगा और वो बेसिक स्ट्रक्चर में चलेगा. लिखो, इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी limited by Constitution of India, the extent to which Constitution can be amended, determines a delicate balance between parliamentary sovereignty and constitutional supremacy. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, है ना? Then we will get some idea. तुम्हारा तो अमेंडमेंट वाला रिवाइज रहेगा. 15 मार्क है ना. Just write second part, skip first part, or either take one page, separate blank page, in which just make diagram या hub and scope for the first part, है ना? रफ में बना के देख लो एक बार, and write second part in point wise manner. ठीक है? So I will give 10 minutes. ठीक है? इंट्रो में जो सेम स्टेटमेंट लिखवाई है वही अभी. इन बॉडी फर्स्ट पार्ट विल बी I will give that एक आइडिया लाइन. अच्छा, फॉर एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स ना. वी आर कंपेयरिंग बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम विद पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर. तो जब हम ऐसे दो चीजों को कंपेयर करते हैं या दो चीजों को हम फाइट करवाते हैं, वर्सेस में लेके आते हैं, देन देयर इज स्वॉट एनालिसिस, है ना? स्वॉट एनालिसिस इन व्हिच वी कैन गिव स्ट्रेंथ्स ऑफ बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम, वीकनेसेस ऑफ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, है ना? तो उससे आ जाएगा कि कैन नॉट बी अमेंडेड. स्ट्रेंथ्स ऑफ बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ क्राइम इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ जुडिशरी, है ना? इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स,
reduce strength of basic set of time and weaknesses of Article 368. तो लिमिटेशंस में उनको चेंज करके लिख देंगे. क्या वीकनेसेस होंगी? लिमिटेड अमेंडमेंट पावर है और इट इज नॉट एक्सपेंडिंग है ना, एक्सपेंड नहीं हो रही ना, वो उतनी है जितनी है कॉन्स्टिट्यूशन में. अभी चेंज नहीं होना, आर्टिकल 368 में कि और ज्यादा बढ़ गई है, सेम ही है ना, बट बेसिस ऑफ प्राइस एक्सपेंडिंग. ठीक है, तो यू कैन राइट ऑन दीस लाइंस. हाँ, बोलते पाরছি না. This is not right, not right. আমি বলে বলে আমাকে পায় না. कंक्लूजन में इसका लिखवा दूंगा तुम्हें डायरेक्ट, वो हमेशा काम आएगा तुम्हें, यहाँ लिख नहीं पाऊंगा. हाँ हाँ, तो बेसिक कंसेप्ट ये ना कि बेसिक फिलोसफी को एम्पल करने की कोशिश करिए. ठीक है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ. यू आर सेइंग कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो टर्म है वो बाद में आएंगे, बट आई एम सेइंग कि इफ यू आर फीलिंग शॉर्ट तो इवोल्यूशन से लिख रहे हैं पॉइंट सारे, वो इवोल्यूशन में पॉइंट था. ठीक है, जब तो इवोल्यूशन लिखेगा ना इसमें तो ये पॉइंट भी लिखेगा, है ना, हमने वहीं से उठा के लिखा है थोड़ा थोड़ा. नहीं एक्सप्लेन करना है ना, मैं तो ये पॉइंटर्स दिए हैं 24 20 जो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, आर्टिकल 31C डीपीएसपी को ऊपर रखा गया था फंडामेंटल राइट से. उसके बाद जो ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर और जो स्पीकर है उसके इलेक्शन को वो रखा गया था आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना. देन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो यू हैव टू गिव दिस पॉइंट्स ना. ठीक है, राइट कंक्लूजन, राइट कंक्लूजन. द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन is a solemn, 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 solemn responsibility, not a tool of convenience. Solemn responsibility, comma, not a tool of convenience. In a nation, in a nation, in a nation, as plural and aspirational as India, in a nation, as plural and aspirational as India,
Power must be exercised. Power must be exercised not merely through arithmetic of majority, not merely through arithmetic of majority, but through conscience of constitutional morality. But through conscience of constitutional morality. ठीक है? Not merely through arithmetic of majority, but through conscience of constitutional majority. ठीक है? देख लूंगा मैं. ठीक. अभी तक किसने टाइम की शॉर्टेज हमारे पास आज. So we have discussed. क्या डिस्कस कर लिया हमने? क्या डिस्कस कर लिया? We have discussed. एक बार जो टॉपिक्स देखे थे हमने वो निकालो फ्रंट पेज. जो टॉपिक्स लिखे थे क्या टॉपिक्स बचे हमारे? सेपरेशन ऑफ पावर बचा, फेडरलिज्म बचा है ना? चलो फोकस द बोर्ड. फेडरलिज्म. ओपन योर टेलीग्राम चैनल. See the PDF. आ गया ना? Got one PDF. And this is second PDF. दूसरी भी आ गया ना? आगे लाइन में डिस्कस्ड तैयार कैसे करना है. एक बार टॉपिक लिख देते हैं. फेडरलिज्म में टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं. व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? डिवीजन ऑफ पावर अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है ना. कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एट सेंटर एंड स्टेट. ठीक है. एंड वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी हैव टू रिकॉल द कंटेंट. हाउ वी हैव टू रिकॉल द कंटेंट थ्रू ओके. ठीक है. सो देयर विल बी थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम फेडरलिज्म. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी फेडरल वर्सेस सेंट्रल नेचर ऑफ फेडरलिज्म. सेंट्रल वर्सेस फेडरल नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. ठीक है. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल फेडरलिज्म. ठीक है. फर्स्ट टाइप इज फेडरल वर्सेस सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. ठीक है. सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. What is cooperative federalism and what is competitive federalism and what is fiscal federalism. ठीक है. These are three type of question. एक बार घर जाना PYQs देखना. ये तीन थीम मिलेंगे. ठीक है. There are other themes like discrete themes. You can discuss in terms of legislative relations, financial relations या फिर administrative relations in terms of federalism. Asymmetric federalism में theme है ना. There are also themes like seventh schedule. ठीक है. Then UTs दिल्ली का जो क्वेश्चन है NCT वाला. ठीक है. There are other but these are miscellaneous themes. These are repetitive things. And कितना repetition है we can see through previous questions. Then what should we approach for these? How to generate points? For example, if we have to generate points for federal nature of constitution, for federal nature of constitution, how you can show कि Indian constitution, Indian democracy is federal in nature? By showing various distribution of powers among constituent units, and you can divide these powers like legislative powers, like executive powers, like judiciary powers, and administrative powers. Done? You can show federal nature in these ways. For legislative powers, how you can show federal nature? In legislative arena, you will highlight the parliament and state legislature. Na? There is dual polity. There is bicameralism. है ना? Upper house, lower house. है ना? Then seventh schedule. Then और amendment बता सकते हो डिस्कस किया हमने. State ratification is necessary. है ना? Rigid nature of constitution जिसको हम बोलते हैं. In judiciary, how you can highlight the federal nature? Independent judiciary. You can say independent judiciary. Integrated हमारा उसका opposite में आ जाएगा. This same thing we have to do for this. Legislative, executive, judiciary and administrative. Same parameters पे point आएंगे. है ना? There will be some legislative relations which shows centralizing tendency. है ना? Emergency provisions हैं और भी हो सकते हैं. Article 249, Article 250. राज्य सभा can allow parliament to make law in state list. है ना? All India services, wide basis में आ जाएगा वो. ठीक है? और क्या? Even यार in the list system there is unequal division of power. है ना? There is unequal division of power. Central list में around 100 items है. And state list there is 61. Residuary powers. And in concurrent list also, there is more power to parliament. So this is the
दिस इज द होरोस्कोप थ्रू व्हिच यू हैव टू सी द पॉइंट्स, है ना? अब तुम्हें मतलब ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैंडम पॉइंट याद करने, तो याद आ रही है, याद ही नहीं आ रहा है, सोच रहा है कि सर मैंने लेजिस्लेटिव सोच रहा है, एग्जीक्यूटिव सोच रहा है, जुडिशियल सोच रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सोच रहा है ना? तो ऑटोमेटिकली 2-3 पॉइंट्स तक कर जाएंगे। अगर दो स्टक करते हैं ना सबके, तो भी 5 पॉइंट हो जाएंगे। और क्वेश्चन अकेला इसमें नहीं है, क्वेश्चन कंबाइन आएगा, तो 4 पॉइंट इसके 4 पॉइंट इसके खत्म। ठीक है, पीडीएफ दी है, उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी पॉइंट्स क्या हैं एंड फेडरल के पॉइंट्स क्या हैं। सीधा क्वेश्चन, फिर ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। व्हाट चेंजेस हैज यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल रेगुलेशंस मेजर्स टू अडॉप्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ओके, क्योंकि इससे पहले एक बार बेसिक्स देख लेते हैं, फिर आइडिया लगेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। You have the points for centralizing tendency: legislative, executive, judiciary, and administrative. Elucidate the perspective of Epidemic Disease Act, Disaster Management Act, and recently passed Uniform Acts. है ना? 3 है, तीनों में तुम्हें ना मेन पॉइंटर्स डाल ले अपने। मेन पॉइंटर्स मींस लेजिस्लेटिव पॉइंटर्स, एग्जीक्यूटिव पॉइंटर्स, जुडिशियल पॉइंटर्स, और उनका एक एक पॉइंट इनके एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करना है। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, हु इज इम्प्लीमेंटर में? सेंटर। एनडीएम में है, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, हु हैज मोर पावर? सेंटर, है ना? तो यू हैव टू गिव दीस एग्जांपल्स देयर इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज two the federal principles is dominant in our constitutions, that the principle is one of the basic feature, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of strong center feature that meditates concept of strong federalism. Discuss जो टेबल से हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट फेडरल प्रिंसिपल, सेकंड पार्ट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स टू रिजॉल्व इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। दिस इज सेपरेट क्वेश्चन, 3 बेस क्वेश्चन। तो वी हैव सीन 3 क्वेश्चंस। इसमें क्या है, जो रिसेंट चेंजेस है ना, दीस आर आल्सो रिलेटेड टू प्रमोटिंग फेडरल स्ट्रक्चर, है ना? लाइक रिसेंट चेंजेस इन टर्म्स ऑफ जीएसटी वाला। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ there is also 0.5% extra in finances, है ना? State can take loan, है ना? तो these are recent changes in the federal structure, in terms of finance, in terms of administration, in terms of government वाला। ठीक है, तो ये changes थोड़ा सा ना recent question से oriented है, recent news क्या context क्या है, तो you have to highlight that part, but these 2 questions have the dimensions of that study part, जो टेबल से solve हो सकते हैं। ठीक है, the first question will be this type of question. Second type of question is cooperative versus competitive federalism, cooperative versus competitive federalism, या फिर साथ में भी आ सकते हैं। how far do you think cooperation, competition and confrontation have saved the nature of federation in India? ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन है। From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative power by the courts, principle of federal supremacy and harmonious construction. What do you mean by harmonious construction? It is basically cooperation. It is cooperation, na? We are here to maintain harmony. The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years, highlight the drawbacks in existing structure. ठीक है, and to what extent the cooperative federalism would solve the shortcomings. We have to give recent examples of cooperative federalism, be it GST Council, be it interstate council. ठीक है, be it और क्या एग्जांपल्स है कोऑपरेशन की? नीति आयोग, है ना? You have to give examples of that, and along with that, you have to highlight drawbacks in existing structure. What are drawbacks in existing structure? Centralizing tendency is a drawback, na? More tilt towards center. Asymmetric federalism leads to perception to other states. These are recent challenges and drawbacks, and through cooperation, you have to solve these challenges. So, using the pointers, you have to highlight how cooperative federalism will lead to solution of these centralizing tendencies. It promotes stability, it promotes equitable finance distribution, it promotes trust, it promotes conflict resolution through cooperation, है ना? And give examples of the recent initiatives of the cooperation. So the questions are framed on a same pattern: cooperation, competition, cooperation, या फिर centralizing tendency. ठीक है, so in second PDF I have given you कि how you can think in terms of, like we have brainstormed in this part, you have to brainstorm in same manner. Like there will be some legislative cooperation, there will be some executive cooperation, there will be some judicial cooperation, and there will be some administrative cooperation or institutional cooperation. ठीक है, I have highlighted some mechanisms or provisions in which I have given you legislative cooperative provisions, then executive cooperative provisions, then judicial provisions, then financial provisions, then institutional provisions, like Article 263 interstate council, ठीक है, like 280 finance commission, नीति आयोग, you can add GST council also, 279A, ठीक है,